तो कैसे हो सभी लोग। जैसा कि तुम सभी लोग देख ही रहे थे कि मैंने पिछले काफी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे जो कि कल ही खत्म हो चुके हैं। तो चलो अपनी इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए कल से फिर से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दिखाना, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो चैनल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। तो जितना हो सके इस चैनल को प्यार दिखाना। तो चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो मिस्टीरियस पर्सन बेनिया से कहता है कि जब एक बार हम प्लेजर पैलेस मास्टर से डील कर लेंगे तो उसके बाद यंग लीडर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और फिर उसे ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर से निपटने में काफी ज्यादा परेशानी आएगी। बेनिया मुस्कुराते हुए कहता है कि हमने प्लान तो ऐसा ही किया है, लेकिन अगर प्लेजर पैलेस मास्टर किसी भी तरह वहाँ से बचकर बाहर निकल भी आती है तो उसे हम अपने हाथों से ही खत्म कर देंगे। आगे वो मिस्टीरियस पर्सन बेनिया से पूछता है कि ब्लड आर्ट पैलेस के उस बच्चे को डेलीगेट डिपार्टमेंट के साथ भेजने के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। जिसके लिए बेनिया साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लगता है कि वो ब्लड आर्ट पैलेस का बच्चा खुद ही अपनी मर्जी से वहाँ पर गया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उस बच्चे की वजह से वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम यहाँ से जाकर एक अच्छे से गिफ्ट के आने का इंतजार करो। जिसके लिए वो मिस्टीरियस पर्सन तैयार हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें पॉइजन पैलेस मास्टर और स्वॉर्ड डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्क्वाड को लीड करते हुए ब्यूटी पीक की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे पॉइजन पैलेस मास्टर उस मिस्ट को देखते हुए कह रहे होते हैं, ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी भी ट्रैप को नहीं देखा था। वहीं पे हम स्वॉर्ड डीमन को देखते हैं जो कि अपनी म्यान से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और अपने सामने एक ताकतवर स्वॉर्ड स्लैश करते हैं, जिसकी वजह से आगे की जो मिस्ट होती है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। जो देखकर वो लोग वहाँ पर खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तब ये अचानक से फिर से काफी सारे फॉग उस जगह को घेर लेता है और उनका जो रास्ता पहले क्लियर हो चुका होता है वो फिर से ढक जाता है। जो देखकर स्वॉर्ड डीमन अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि क्या सच में यंग लीडर ऐसी किसी जगह से बाहर आए थे। क्या यंग लीडर बस ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट सीखा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी किसी जगह से बाहर आना ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। लेकिन यही चीज अब मेरे लिए काफी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस मिस्ट के रहते हुए किसी भी जिनसिंग का पता लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन है और अगर मैं सभी लोगों को लेकर अंदर जाता हूँ तो सभी लोगों के खो जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जो सोचकर वो सभी लोगों को पीछे रहने के लिए कहते हैं और अकेले अंदर जाने की बात करते हैं। जो सुनकर पॉइजन पैलेस मास्टर उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में अकेले अंदर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें इस बारे में पता है ना कि इस मिस्ट के अंदर जो हमारे सेंसेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तुम्हारे घूमने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे अगर तुम अकेले अंदर जाते हो। स्वॉर्ड डीमन कहते हैं तो क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है अंदर जाकर चीजों को चेक करने के अलावा। जो सुनकर पॉइजन पैलेस मास्टर वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते हैं। जो देखकर आगे स्वॉर्ड डीमन उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसे चुपचाप मुझे करने दो। ये कहकर स्वॉर्ड डीमन वहाँ पर स्वॉर्ड माउंटेन फर्स्ट डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो भी पूरी तरह से कांपने लगते हैं और उनके आगे का जो मिस्ट होता है वो भी कुछ देर के लिए वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। फिर से कुछ देर में वहाँ पर मिस्ट वापस आ जाएगा। इसलिए स्वॉर्ड डीमन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अपनी म्यान के अंदर रखकर अंदर जाते हुए कहते हैं कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अंदर जाकर सभी चीजों को चेक कर कर वापस आना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर मिस्ट दोबारा आ जाए और मैं रास्ता भटक जाऊँ। ये कहकर वो एक कदम आगे बढ़े ही होते हैं कि तभी उन्हें किसी की पीछे से आवाज आती है कि ये काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है ना। जो सुनकर जैसे ही वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर एक पर्सन खड़ा होता है जो कि उनसे ही कह रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन और पॉइजन पैलेस मास्टर एक साथ देखने को मिलेंगी। आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। पॉइजन पैलेस मास्टर भी थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहता है कि होंग रक्षा, मुझे भी तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। क्या तुम बस यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि इतने सालों से अपने एल्डर हॉल के अंदर रहकर तुम काफी ज्यादा बोर हो चुके थे। जो कहकर वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर एल्डर हॉल यहाँ पर है तो चीजें बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग रक्षा वहाँ पर अकेले नहीं आया होता है, बल्कि अपने साथ काफी सारे एल्डर्स को भी लेकर आया हुआ होता है। वहीं पे उन सभी एल्डर्स को देखकर पॉइजन पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं कि बस थर्ड एल्डर को छोड़कर सभी एल्डर्स यहाँ पर मौजूद है। आगे वो स्वॉर्ड डीमन से कहते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग एक काफी बड़े जाल के अंदर फंस चुके हैं। स्वॉर्ड डीमन भी कहता है कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आगे
पॉइजन पैलेस मास्टर स्वॉर्ड डीमन से पूछते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन स्वॉर्ड डीमन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। तभी होंग रक्षा ये देखते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम लोग मुझे देखकर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइजन पैलेस मास्टर वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर अपने इस नकली ढोंग को करना बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर हमें मारने के लिए आए हो, लेकिन अगर तुम हमें कुछ भी करते हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाकी सभी फैक्शन यहाँ पर बैठकर बस तमाशा देखेंगे? होंग रक्षा काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि ये देखकर कि तुम मेरी कितनी ज्यादा चिंता कर रहे हो, मेरा दिल भर आया है, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर जिन लोगों की बात कर रहे हो वो लोग भी बिल्कुल तुम्हारी स्टेट में हैं। जिस बात को सुनकर तो पॉइजन पैलेस मास्टर को वहाँ पर एक काफी ज्यादा जोरदार झटका लगता है। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर एसोसिएशन जो कि हमेशा से पुराने सोच के ऊपर चलता आया है, वो यहाँ पर इस तरह से रेकलेसली कैसे एक्ट कर सकते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो और उसके साथ अपने फोर्सेस को कंबाइन कर लिया हो, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये घमंडी बूढ़े उर्स की बात को कैसे मान सकते हैं? तभी वो शौक होते हुए होंग रक्षा से कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी चीजें जो यहाँ पर हो रही है वो हेवनली पैलेस के कारण हो रहा है। जिस बात को सुनकर होंग रक्षा वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है और अपने सभी एल्डर से कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक करो और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर रख दो। जो सुनते ही वो सभी एल्डर्स उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे स्वॉर्ड डीमन को देखते हुए अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं, ये लोग टोटल 9 एल्डर्स है, जिनमें से एक सुप्रीम डीमन पीक रियलम के ऊपर है और बाकी सभी सुप्रीम पीक रियलम के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर होंग रक्षा को हरा भी देता हूँ तो बाकी मेरी स्क्वाड और पॉइजन पैलेस मास्टर के लिए बाकी 8 एल्डर्स से लड़ना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा और फाइट के अंत में जिसको सबसे ज्यादा लॉस होगा वो लोग नहीं बल्कि हम होंगे। जो सोचकर वो माइंड टू माइंड पॉइजन पैलेस मास्टर से कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए रास्ता ओपन करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर पॉइजन पैलेस मास्टर उनसे कहते हैं, तो आखिरकार तुम्हारा क्या? स्वॉर्ड डीमन कहते हैं कि मेरी चिंता छोड़ो, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यंग लीडर तक ये बात पहुँचानी होगी। हेवनली पैलेस सच में एग्जिस्ट करती है और साथ ही में एल्डर एसोसिएशन जो है उन्होंने ब्लड आर्ट पैलेस के साथ अपने फोर्सेस को कंबाइन कर लिया है। जो कहकर वो काफी ज्यादा से आगे रास्ता क्लियर करने के लिए चले जाते हैं और साथ ही में अपनी स्क्वाड को भी पॉइजन पैलेस मास्टर के लिए रास्ता क्लियर करने को कहते हैं। ये देखकर होंग रक्षा स्वॉर्ड डीमन से कहता है कि मैं काफी ज्यादा लंबे समय से ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिरकार स्वॉर्ड डीमन कितना ज्यादा ताकतवर है, और आज जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। यही कहकर वो वहाँ पर अपनी एक टेक्निक जिसका नाम डीमन फेस डीमन स्ट्राइक होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज करते हैं और वो अटैक जाकर सीधे नीचे टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो माउंटेन होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है। और वहाँ पर एल्डर हॉल और अजूरे स्क्वाड के बीच में एक काफी ज्यादा घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम पॉइजन पैलेस मास्टर को देखते हैं, उनके ऊपर भी एक एल्डर अटैक कर रहा होता है, जिस अटैक को पॉइजन पैलेस मास्टर डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो एक सोल्जर खड़ा होता है वो उस अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है। जो देखकर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम लोग मेरे लिए घंटा रास्ता ओपन करोगे, अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही यहाँ पर फाइट के अंदर उतरना होगा। जो कहकर पॉइजन पैलेस मास्टर वहाँ पर अपने पास से काफी सारे बीट्स को बाहर निकाल लेते हैं और अपने हाथों में उन बीट्स को शो करते हुए कहते हैं कि अगर मेरा अंत यहीं पर होने वाला है तो मैं आज अकेला यहाँ पर नहीं मरूंगा, बल्कि तुम पांचों को अपने साथ लेकर मरूंगा। उन बीट्स को देखकर तो उन सभी एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। वो एल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, वो तो पॉइजन बीट्स है, वो कंज्यूम करे उससे पहले जल्दी से उसे रोको, वरना चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। जो कहकर वो पांचों ही एल्डर पॉइजन पैलेस मास्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और पॉइजन पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक पॉइजन पैलेस मास्टर के पास पहुंचता उससे पहले ही पॉइजन पैलेस मास्टर उन सभी पॉइजनस बीट को कंज्यूम कर लेते हैं, जिनके कंज्यूम करते ही पॉइजन पैलेस मास्टर की बॉडी के अंदर काफी सारे बदलाव आने लगते हैं। उनकी जो आंखें होती है वो भी ग्रीन कलर के अंदर तब्दील होने लगती है और तभी उनका अटैक जाकर पॉइजन पैलेस मास्टर से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और चारों तरफ पूरी तरह से धूल ही धूल हो जाती है। और तभी वहाँ पर हमें ग्रीन कलर की आंख को चमकते हुए देखते हैं और तभी पॉइजन पैलेस मास्टर एक जोर की छलांग मारकर वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक एल्डर की छाती के अंदर अपने हाथ को घुसाकर वहीं पे उसे मार डालते हैं। वहीं पे वो एल्डर यही कहते हुए मर जाता है कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है, ये पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं पे उसके पीछे जो दो एल्डर खड़े होते हैं उनका भी बहुत
ही बुरी तरह से फट जाता है अपनी साथी की ऐसी हालत को देखकर। वहीं पे हम पॉइजन पैलेस मास्टर को देखते हैं, जिनका बॉडी पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अब पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर हो चुके होते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रीन कलर के अंदर तब्दील हो चुकी होती है। वहीं पे वो मुस्कुराते हुए आगे उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम पांचों को सबसे पहले अपने साथ लेकर मरूंगा। एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने बस सुना था कि पॉइजन पैलेस मास्टर के लिए पॉइजन ही सब कुछ है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ये कमजोर बॉडी इस पावर को ज्यादा समय के लिए हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी और तुम जल्दी ही कोलैप्स हो जाओगे। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें बस कुछ ही देर तक इस कमीने को रोक कर रखना है, उसके बाद ये कमीना खुद ही अपने आप से ही मारा जाएगा। वहीं पे पॉइजन पैलेस मास्टर की बॉडी के ऊपर अभी से ही ये स्ट्रेस पड़ने लगता है, लेकिन वो इस चीज को दिखाते नहीं है और उन एल्डर से कहते हैं सच में मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी इस बात का पता लगा लोगे, लेकिन आखिरकार इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। मेरी बॉडी यहाँ पर कोलैप्स हो उससे पहले ही तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन तभी ये सुनकर वो सभी एल्डर जल्दी से पॉइजन पैलेस मास्टर से दूर हट जाते हैं। वहीं पे पॉइजन पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करता हूँ तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो मुझसे काफी ज्यादा तेज है, इसलिए मैं बड़ी आसानी से इनके हाथों से पकड़ा जाऊंगा। वो वहाँ पर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी पॉइजन पैलेस मास्टर नोटिस करते हैं कि उनके आसपास जो फॉग होती है वो उनके पॉइजन की वजह से दूर धकेली जा रही होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या बात है, ये फॉग अपने आप ही पॉइजन को अवॉइड कर रही है जैसे कि ये कोई लिविंग थिंग हो, लेकिन मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग रक्षा और स्वॉर्ड डीमन की फाइट हो रही होती है और उन लोगों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर जो प्रेशर रिलीज हो रहा था उसकी वजह से माउंटेन डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिसे देखकर वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ पर फाइट को रोक देते हैं। जिसके बाद स्वॉर्ड डीमन होंग रक्षा से कहते हैं कि तुम्हारी इस बूढ़ी हड्डियों के अंदर अभी भी काफी ज्यादा जान है। होंग रक्षा कहता है कि हाँ तुम भी बिल्कुल एक वर्दी अपोनेंट हो। तभी पॉइजन पैलेस मास्टर टेलीपैथी की मदद से स्वॉर्ड डीमन से कहते हैं कि ध्यान से फाइट करो, तुम यहाँ पर सभी चीजों को तबाह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो उनसे बताते हैं कि मैं इस बारे में पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो फॉग है वो अपने आप ही पॉइजन को अवॉइड कर रही है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। स्वॉर्ड डीमन कहते हैं कहीं तुम यहाँ पर पागल तो नहीं हो चुके हो ना, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। अगर हम एक बार फॉग के अंदर चले जाते हैं और तुमने जो कहा अगर वो काम नहीं करता है तो हम अभी से भी कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे। पॉइजन पैलेस मास्टर उनसे कहते हैं कि अब ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है कि हम इसके बारे में सोचे, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं अकेला यहाँ से भाग सकूं। मेरी बॉडी मेरी पावर को ज्यादा देर के लिए संभाल बिल्कुल भी नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर स्वॉर्ड डीमन फॉग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे पीछे फॉग है जिसके अंदर एक बार अगर हम एंटर कर जाते हैं तो बाहर निकलना पूरी तरह से नामुमकिन हो सकता है और शायद ऐसा भी हो कि हम कभी भी वहाँ से बाहर ही ना निकल पाए। लेकिन अगर हम वहाँ पर एंटर कर जाते हैं तो यहाँ से कहीं ज्यादा चांसेस हो गए वहाँ पर हमारे जिंदा बचने के। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना है। जो कहकर स्वॉर्ड डीमन अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी काफी ज्यादा पावर को इंजेक्ट करने लगते हैं और जैसे ही उनकी स्वॉर्ड पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो स्वॉर्ड डीमन वहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकतवर अटैक करते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी वहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो अचानक से टूटकर गिरने लगते हैं। जो देखकर होंग रक्षा स्वॉर्ड डीमन से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने ही भागने के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर सुसाइड कमिट कर रहे हो। तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा निराश कर दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे कि जो यहाँ पर इस तरह से ऐसे हार मान ले। स्वॉर्ड डीमन कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर हार मानी है या नहीं, लेकिन तुम मेरी बात को कान खोलकर याद रखना, अगर मैं वापस जिंदा बचकर आ जाता हूँ तो तुमने आज जो यहाँ पर मेरे टीम और मेरे साथ किया है तुम्हें उसका 10 गुना वापस लौटाना होगा। यही कहकर स्वॉर्ड डीमन वहाँ से बैकऑफ कर जाते हैं और अपनी टीम को जल्दी से जल्दी ब्यूटी पिक की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। जो देखकर होंग रक्षा हंसते हुए अपने एक अटैक को करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार तुम्हारे इस एक्शन के लिए मैं तुम्हें बेवकूफ बोलूं या घमंडी। अगर तुम एक बार उस फॉग के अंदर एंटर कर जाते हो तो तुम्हारे पास लौटने का कोई भी चांस नहीं है स्वॉर्ड डीमन, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ इसी अटैक के साथ। यही कहकर वो वहाँ पर अपने अटैक को कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यूल्टेशियप को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे आया हुआ होता है। वहीं पे उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा लंबा समय
हो गया है कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इस जगह पे लौट कर आऊंगा और इस जगह को दोबारा देख पाऊंगा। इस जगह के साथ मेरी काफी सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है जो कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बिताया है और अपनी बेटी के साथ। और तभी वहाँ पर बेसियोक अपनी टीम के साथ आता है और वहाँ पर यूल्टेसियोक को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और काफी ज्यादा शौक होते हुए यूल्टेसियोक से कहता है, क्या ये सच में आप ही है स्क्वाड लीडर? वहीं पे यूल्टेसियोक मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है? ये काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है कि जब हम दोबारा एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। जिसे सुनकर बेसियोक वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये कमीना एक काफी बड़ा दोगला इंसान है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मैंने तुम लोगों से पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। तो चलिए आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे बेसियोक यूल्टेसियोक के सामने वहाँ पर अपने घुटनों पे आ जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है, स्क्वाड लीडर मैंने काफी ज्यादा लंबे समय से आपके वापस आने का इंतजार किया। आपने इतना ज्यादा समय क्यों ले लिया वापस आने में? आप पहले क्यों नहीं वापस आए? यूल्टेसियोक कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई स्क्वाड लीडर अब रहा हूँ, न यहाँ पर बनने के लिए आया हूँ। बेसियोक कहता है कि नहीं, मैं ही वो था जो कि आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और आपकी उस हालत का जिम्मेदार था। यूल्टेसियोक उसे कहता है कि ये पुरानी बातें हैं तो उन बातों को भूल जाओ। मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या अंदर एम्ब्रेसी है? बेसियोक इसके लिए हाँ करता है और यूल्टेसियोक से पूछता है कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? यूल्टेसियोक उसे कहता है कि नहीं, इस बारे में मैं खुद ही एम्ब्रेसी से बात कर लूंगा। बेसियोक कहता है कि जैसा आप कहें, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपनी इनर एनर्जी को वापस रीगेन कर लिया है, तो मैं इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। यूल्टेसियोक जाते हुए कहता है कि ये ज्यादा समय नहीं हुआ है कि मैंने अपनी पावर को रीगेन किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फुल पावर के पोटेंशियल पे लगभग आ ही चुका हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें एम्ब्रेसी के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही यूल्टेसियोक पहुँचता है तो वहाँ की हालत को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि दोनों ही एम्ब्रेसी की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी होती है। वो दोनों लगातार बस मेडिसिन, लड़कियाँ और बस मेडिसिन और लड़कियाँ ही मांगे जा रहे होते हैं। जिसे देखकर यूल्टेसियोक कहता है कि डियर एम्ब्रेसी, आखिरकार आप दोनों ने अपनी ऐसी कैसे हालत बना ली है? मैं कुछ समय के लिए यहाँ से क्या गया, आप लोगों ने अपनी ऐसी हालत बना ली। लेकिन वो दोनों उसके कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते हैं और वहाँ पर लगातार मेडिसिन और लड़कियों को बुलाने को कह रहे होते हैं, जो देखकर तो यूल्टेसियोक वहाँ पर काफी ज्यादा भड़क चुका होता है। वो बेसियोक से कहता है कि आखिरकार मेरे चले जाने के बाद यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है बेसियोक? जिसे सुनकर वो यूल्टेसियोक से माफी मांगते हुए बताता है कि जब आप यहाँ से चले गए थे उसके बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई थी, जिसके बारे में यूल्टेसियोक उसे बताने को कहता है और उसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी मेरे चले जाने के बाद हुआ, मुझे सब कुछ जानना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वो वहाँ पर बताना चालू करता है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो बस मेरी कमजोरी के कारण हो रहा है, मेरी पावर की कमी के कारण हो रहा है। आपके चले जाने के बाद मैं यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं संभाल पाया, मैंने सभी चीजों को बिगाड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं आपके जितना ताकतवर नहीं था। वो वहाँ पर ये सब बता ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि यूल्टेसियोक के पेट के अंदर कोई चाकू मार देता है और वो जैसे ही देखता है कि आखिरकार ये कौन है तो यूल्टेसियोक के वहाँ पर पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेसियोक होता है, जो कि लगातार यूल्टेसियोक को देखकर पागलों की तरह हंसते जा रहा होता है। और मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे यूल्टेसियोक काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, वो पूरी तरह से चौंकते हुए कह रहा होता है कि कहीं तुम पूरी तरह से पागल तो नहीं हो चुके हो ना? तुमने आखिरकार ऐसा यहाँ पर क्यों किया? है कि मुझे ये तुम्हारी हैरान आंखें काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तुम्हें वापस लौटकर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने उसी ट्रियर गिरिक विलेज के अंदर रहकर अपनी लाइफ को शांति से जीना चाहिए था, तुमने वापस आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, आज तुम्हारा अंत यहीं पर होगा। तभी यूल्टेसियोक उससे ये करने का कारण पूछता है, तभी बेसियोक उससे कहता है कि क्या मेरे पास कोई कारण होना जरूरी है? और तभी बेसियोक वहाँ पर एक काफी बड़ा राज ओपन करता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार उस दिन जिस दिन तुम्हारी वाइफ वहाँ पर मरी हुई तुम्हें मिली थी, उसे वहाँ पर जिनचुआन कौन लेकर गया था? वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारी वाइफ मर रही थी, वो जिस तरह बेरहमी से अपनी जान को बख्श देने के लिए भीख मांग रही थी, वो आवाज आज भी मेरे कान के अंदर बिल्कुल म्यूजिक की तरह सुनाई देती है। जो सुनकर यूल्टेसियोक पूरी तरह से वहाँ पर गुस्से में पागल हो जाता है। वो बेसियोक से कहता है, तो आज तक मैं जिसे ढूंढता आ रहा था वो मेरे ही नाक के नीचे छुपा हुआ था। मैंने बिना ये जानते हुए कि आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, अपनी वाइफ को तुम्हारे पास छोड़ दिया बस भरोसे के ऊपर, और तुमने मेरे साथ ये किया। तभी ये सुनकर बेसियोक कहता है कि हाँ, तुम्हारी
तुम्हारी आंखों में यही गुस्सा, यही डर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये देखकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिसे सुनकर युल टेसियोक अपने मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे रियल फेस को पहचान नहीं पाया, जबकि तुम शुरुआत से ही मुझे खत्म कर देना चाहते थे। और उस दिन जिस दिन मेरी वाइफ की डेथ हुई थी उसके अंदर सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा कर कर अपनी वाइफ को तुम्हारे पास छोड़ा था। ये मेरी ही गलती का कॉन्सिक्वेंसेस है। जिसके बाद वो बेसियोक से कहता है कि आज मैं तुम्हें इस चीज का रिग्रेट करने पे मजबूर कर दूंगा कि तुमने आज मुझे ये बताकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे सभी एक्शन का तुम्हें आज हिसाब देना होगा। वहीं पे बेसियोक हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस कंडीशन के साथ तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे? तुम अब बस कुछ ही देर के मेहमान हो जो कि यहाँ पर कुछ देर में मारा जाएगा, तो ये बेकार सा स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप यहाँ पर मारे जाओ। जो कहकर वो जैसे ही युल टेसियोक की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो वहाँ पर अपनी काफी ज्यादा इमेंस पावर को रिलीज करता है और उन सभी लोगों से कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। आज मैं तुम सभी लोगों को मौत का वो एहसास करवाऊंगा जिसके बारे में तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें उस तरह से टॉर्चर करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये कहते हुए युल टेसियोक वहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है, जिसको रजिस्ट करने में वहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही होती है। वहीं पे बेसियोक किसी तरह उसके किलिंग इंटेंट को रजिस्ट करते हुए कह रहा होता है, तो क्या बात है, तुमने ब्लड आर्ट हेवेनली असुरा आर्ट को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। लेकिन आज इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आज एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो तुम्हें बड़ी आसानी से खत्म कर सके। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि युल टेसियोक के पीछे से कोई पर्सन आते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा लंबा समय हो गया कि हम एक दूसरे से मिले हो। और तभी हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर होता है, जो कि युल टेसियोक की कंडीशन को देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें इस कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुमने फिर से एक गलत डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम अभी भी पहले जितने ही ताकतवर हो या नहीं। युल टेसियोक भी काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम हो या खुद ही भगवान क्यों न यहाँ पर उतर किया जाए, लेकिन इस कमीने को आज कोई भी मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचा पाएगा। पहले मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करूंगा, उसके बाद इस कमीने को मारूंगा। यही कहकर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जो पैलेस होता है वो भी दो हिस्सों में कट जाता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें कुछ समय बाद एक अल्टार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक होली मेडन खड़ी होती है। वहीं पे उसके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन लोगों को शांत कराती है और आगे उन लोगों से बताती है कि अब यहाँ पर हम प्रेयर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग खामोश हो जाओ। यही कहकर वो वहाँ पर बैठ जाती है और अपने प्रेयर को स्टार्ट करते हुए कहती है कि मैं गॉड ऑफ हेवनली फ्लेम से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो मेरे क्लैन को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहे और हम सभी लोगों का ऐसे ही ध्यान रखे। यही कहकर वो लड़की अपने दोनों ही हाथों को हवा में उठाती है। उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथों के बीच में हेवनली फ्लेम आ जाता है, जिसके आते ही वो उस हेवनली फ्लेम को हवा में भेज देती है और आगे कहती है कि मैं गॉड ऑफ हेवनली फ्लेम से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ वो हमें ग्रेट हेवनली फेस्टिवल स्टार्ट करने की आज्ञा दे। तभी हमें दूसरी तरफ एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पर देखो, वो तो मिंग एम्ब्रेसी है और साथ ही में उनके साथ मिंग हेवनली डीमन स्क्वाड भी है और उनके साथ ही साथ वहाँ पर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर और उसकी स्क्वाड भी आ रही होती है। तभी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर वहाँ पर आने के बाद चारों तरफ देखते हुए कह रहा होता है, तो ना ही आज यहाँ पर स्लोटर पैलेस मास्टर प्रेजेंट है और ना ही अल्डर एसोसिएशन से होंग रक्षा यहाँ पर आया है। आगे वो काफी ज्यादा खतरनाक से स्माइल देते हुए कहता है, तो सारी चीजें बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से जा रही है, बस मेरे अब कल लीडर बनने का देर है, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी और सभी चीजों के ऊपर बस मेरा ही राज होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम होली मेडन का सीन देखते हैं जो कि सभी बिलीवर से कहती है, तुम सभी के सभी लोग हेवनली फ्लेम गॉड को अपना रिस्पेक्ट शो करो। उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपने हाथ से एक लेंटेन को हवा में छोड़ते हैं, जिनके ऐसा करते ही होली मेडन सभी लोगों से कहती है कि आज से ही मैं अभी से ये घोषणा करती हूँ कि आज से हेवनली फेस्टिवल स्टार्ट होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें लेजर मिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंगजोक जैसे ही लेजर मिंग पैलेस के अंदर एंटर करता है तो जोंगजोक वहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी लेजर मिंग पैलेस के अंदर इतनी ज्यादा खामोशी को नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। तभी योंग वहाँ पर जोंगजोक से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, हेवनली फेस्टिवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिसे सुनकर जोंगजोक वहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि
मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर कुछ ज्यादा ही खो गया था कि मुझे समय का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ। चलो जल्दी से जल्दी हम सभी लोगों के पास चलते हैं। तभी योंगयोक उसे कहता है कि क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो। जो सुनकर योंगयोक वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो योंगयोक से इसका कारण पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी योंगयोक उसे बताता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है। चलो जल्दी से जल्दी इस हेवनली माउंटेन को छोड़कर अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस लौट जाए और फिर से अपनी उसी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करे। जो सुनकर योंगयोक वहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी जिसके बाद वो आगे उसे कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। वहाँ पर सभी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर मैं वापस लौट भी जाता हूँ तो वहाँ पर जाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। जिस बात का योंगयोक वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। आगे वो अपने पास एक लेटर निकाल कर योंगयोक को देते हुए कहता है कि सीनियर ने मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ पर आ जाओ तो मैं तुम्हें ये लेटर दे दूँ। जिसे खोलकर योंगयोक जैसे ही पढ़ता है तो उसे पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आज ग्रेट हेवनली फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले मैंने सभी लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट को खो दिया। किसी के साथ भी मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने आपको बिट्रे कर दिया है, धोखा दे दिया है। इसलिए मैं आपका मून पीक के ऊपर इंतजार करूंगा, जल्दी आइएगा। वहीं पे इस लेटर को पढ़कर योंगयोक गुस्से में उस लेटर को फेंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये सभी चीजें क्या बकवास है। तभी योंगयोक उसे कहता है कि ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम यहाँ से कुछ समय के लिए क्या गए, उन्होंने अपने मास्टर को ही चेंज कर लिया। मुझे लगता है कि तुम इस बात को भूल चुके थे कि सभी लोग यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की अपने अपने रास्ते और अपनी अपनी मंजिल थी। और वैसे भी ये डिमोनिक कल्ट है जहाँ पर सिर्फ इविल और कमीने लोग ही रहते हैं, जिनके लिए भरोसा और इज्जत कोई भी मायने नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों के लिए तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हें धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सभी चीजों को भूल जाओ, हम यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके लिए योंगयोक साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। जो सुनकर योंगयोक उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया है। तभी योंगयोक उसे कहता है कि भले ही ये तुम्हारे लिए एक डिमोनिक कल्ट होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद योंगयोक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर वो किस तरह से यू से पहली बार मिला था और यू ने किस तरह उसका ध्यान रखा था। उसने किसी भी स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ा था। जिसके बाद वो यूल टेसोक के बारे में याद करता है कि वो किस तरह से अपनी बेटी से मिलकर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसने कसम खाई थी कि वो यंग लीडर की ही सेवा करेगा। और साथ ही में योंगयोक जब तिब्बत की ट्रिप कर वापस लौटा था तो कैसे सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद योंगयोक पैलेस मास्टर सोसो के बारे में याद करता है कि आखिरकार वो उससे पहली बार कैसे मिला था और कैसे उसने उसका साथ देने का वादा किया था। और ऐसे ही वो स्वॉर्ड डीमन के बारे में भी याद करता है कि कैसे वो उससे पहली बार मिला था। इन सभी चीजों को याद कर योंगयोक से कहता है अब ये डिमोनिक कल्ट मेरे लिए सिर्फ एक डिमोनिक कल्ट नहीं रहा है, बल्कि एक फैमिली बन चुका है। और वो सभी लोग कोई ऐसे नहीं है जो कि मुझे इस तरह से छोड़कर भाग जाए। मुझे उन लोगों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जल्दी इस बारे में पता लगा लूंगा कि आखिरकार यहाँ पर ये सभी चीजें क्या चल रहा है। तभी योंगयोक उसे कहता है कि इस बारे में दोबारा सोच लो, तुम यहाँ पर जो कह रहे हो और कर रहे हो क्या तुम्हें उसका कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। योंगयोक उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी एक बार मारा जा चुका हूँ और मेरा ये दूसरा जन्म है, मुझे किसी भी चीज का कोई भी रिग्रेट कभी भी नहीं होगा। जिसे सुनकर योंगयोक वहाँ पर कुछ सोचता है। उसके बाद वो योंगयोक से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ उन लोगों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। जिस बात को सुनकर योंगयोक वहाँ पर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले सीन में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई किसी से कह रहा होता है कि तुम्हें उन पांचों का ध्यान काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रखना होगा। जिसके लिए बेनिया उस इंसान को निश्चित रहने को कहता है और आगे उससे बताता है कि अभी के लिए बस हमें ब्लैकसन से निपटना है, बाकी सभी चीजें हमारे प्लान के अनुसार ही जा रही है। वो पर्सन उसे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर डिमोनिक कल्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है या उसके ऊपर कोई और इंसान कब्जा कर लेता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे जो वादा किया है तुम उसे पूरा कर दो। और हम देखते हैं कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि जेगल टोंग होता है। बेनिया उसे कहता है कि जबकि तुम हमारी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो और हमारे साथ इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हो तो हम भी अपने वादे को निभाएंगे और मैं पर्सनली उस इंसान को जिंदा तुम्हारे हवाले करूंगा। यही बताकर बेनिया वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेगल टोंग नीचे देखते हुए कहता है कि जल्दी ही ये जगह एक नर्क के अंदर तब्दील होने वाली है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे इस चीज के लिए कोई भी रिग्रेट है, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन पहले ही बना लिया है। अंकल बस तुम मेरा इंतजार करो, हम एक दूसरे को दोबारा जल्दी ही देखेंगे। और यहीं पे हमें यूल टेसियो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने अंकल से बता
रहा होता है कि अंकल यहाँ पर कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही है। पिछले कुछ सालों से काफी सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के डिसिपल अचानक से गायब हो रहे हैं और इनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका अंकल उसे कहता है कि वो लोग तो आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर गए हुए हैं ना। तभी यूल्टेसोक उसे बताता है कि नहीं, मैंने इस बारे में पता किया, वो लोग वहाँ पर नहीं है। अंकल, मुझे लगता है कि ये मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हमें ऑर्डर दीजिए कि स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करे और जल्दी से जल्दी इस बारे में पता लगाए। उसका अंकल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं पहले इस मैटर के बारे में यूनियन लीडर से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। जिसके लिए यूल्टेसोक उस समय मान जाता है। जिसके बाद यूल्टेसोक बताता है कि मेरे अंकल के उस कन्वर्जेशन के बाद ही अचानक से हम पे अम्बुश कर दिया गया और उसी हमले के दौरान मेरे नीचे का जो आधा पार्ट था वो काम करना बंद कर दिया और उस समय मैंने अपना सब कुछ वहाँ पर खो दिया, सब कुछ गवा दिया। मेरी फैमिली, मेरा क्लैन, सब कुछ। उन लोगों ने मेरे क्लैन को पूरी तरह से तबाह कर रख दिया और ये झूठा र्यूमर सभी लोगों के अंदर फैला दिया कि मैंने अपने क्लैंस को खत्म कर वहाँ से भाग निकला। लेकिन सच तो ये था कि मैंने अपने मौत का झूठा नाटक कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला और उसी के बाद ही मैंने अपनी मार्शल पावर को और अपने पैरों को खो दिया और अभी तक सिर्फ मैं अपने फैमिली और अपने क्लैन के लिए ही जिंदा हूँ। मैं इस बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया, अपने पूरे के पूरे क्लैन को खो दिया। जिसके बाद मैंने अपना सब कुछ लगाकर हाउ क्लैन का लीडर बना ताकि मैं इस जानकारी को इकट्ठा कर सकूं कि आखिरकार मेरे क्लैन को खत्म करने के पीछे किसका हाथ था। क्योंकि हाउ क्लैन के पास वो सारी जानकारी होती है जो कि इस दुनिया के अंदर घटित होती है और वो जानकारी सिर्फ हाउ क्लैन के लीडर के लिए ही अवेलेबल होती है। और जब मैं हाउ क्लैन का लीडर बना तब मुझे पता चला कि आखिरकार मेरी फैमिली और मेरे क्लैन के खत्म करने के पीछे किसका हाथ था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुरी मलायंस का हाथ था और जिसने मेरी फैमिली को, मुझे और मेरे क्लैन को खत्म करने के लिए कहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे खुद के अंकल थे। जो पता चलते ही मैं उस कमीने को पकड़कर उससे बहुत ही बेरहमी से मारना चाहता था और उससे ये पूछना चाहता था कि आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ऐसा करने के लिए मुझे पावर चाहिए था, इतना पावर चाहिए था जिससे मैं मुरी मलायंस का सामना कर सकूं। इसलिए मैंने सेंट्रल प्लेन्स को छोड़कर हेवनली माउंटेन के अंदर आने का निश्चय किया, जहाँ पर मेरी मुलाकात यंग लीडर से हुई। उससे बातें कर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो इंसान भले ही डिमोनिक कल्ट का लीडर क्यों ना हो लेकिन वो खुद ही डिमोनिक कल्ट से काफी ज्यादा नफरत करता है। इसलिए मैंने उसके साथ जुड़कर काम करने का सोचा और मैं जब उसके साथ जुड़कर काम करने लगा तब मुझे पता चला कि आखिरकार यंग लीडर कितना ज्यादा सिंसियर और लॉयल है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी भी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता है और हमेशा उनका साथ देता है। उसके इस राइटियस स्पिरिट को देखकर मेरा मन भी बदल गया और मैंने अपने बदले की भावना को अपने मन के अंदर ही दबा दिया और उसका साथ देने का निश्चय किया। और मैं जब भी यंग लीडर को देखा करता था तो पता नहीं क्यों मुझे यंग लीडर के अंदर उस इंसान की छवि दिखाई दिया करती थी जिसके साथ मैं मुरी मलायंस के अंदर रहा करता था। लेकिन सारी चीजें उस दिन चेंज हो गई जिस दिन मेरी मुलाकात उस इंसान से हुई। और तभी हम देखते हैं कि कोई जेगलटोंग के पास आता है और जेगलटोंग से कहता है कि कैसे हो जेगलटोंग, तुम्हारी आंखें तो अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर वो बदला, वो गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, तुम अपने बदले को भूल चुके हो क्या? और तभी हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बेनिया होता है, जिसकी आवाज को सुनकर जेगलटोंग हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर बेनिया एक स्माइल करते हुए कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैंने तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर हेवनली पैलेस से आया हूँ और तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम उस मौके को लेना चाहते हो तो। जिसके बारे में जेगलटोंग उससे पूछता है तो बेनिया उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी सच्चाई को जानना चाहते हो। जिसके लिए जेगलटोंग एक ही बार में मान जाता है और हमें बताता है कि मैंने एक बार भी उस समय इसके लिए हेजिटेट नहीं किया, क्योंकि मैं भले ही कितना भी इस चीज को झुठलाने की कोशिश क्यों न कर दूं, लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा है मैं कभी भी उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। मेरी फैमिली, मेरे क्लैन और मेरे ऐसी हालत हो जाने के बाद मैं बस एक क्रिपल डिमोनिक ह्यूमन हूँ जो कि बस इतना चाहता है कि वो इस बारे में पता लगा सके कि आखिरकार उसके फैमिली और उसके क्लैन के खत्म हो जाने के पीछे कारण क्या है, उसने गलती क्या की जिसकी वजह से उसके क्लैन और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया गया। और यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम जोंगजोक को देखते हैं जो कि उस होटल के सामने पहुंच चुका होता है जहाँ पर जेगलटोंग ने उसे बुलाया होता है। उस होटल को देखकर जोंगजोक उस होटल के अंदर चला जाता है और सीधे जेगलटोंग के कमरे के अंदर एंटर करता है, जिसे देखकर जेगलटोंग उसे कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और हम देखते हैं कि जोंगजोक अभी वहाँ पर काफी
काफी ज्यादा सीरियस होता है, जो कि जेगलटोंग को देखते ही सीधे मुद्दे पे आते हुए कहता है कि मैंने उस लेटर को पढ़ा जो कि तुमने अपने पीछे छोड़ा था और उसी का जवाब लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो मुझे बताओ, सारी चीजें डिटेल में बताओ कि आखिरकार बाकी सभी हॉल मास्टर के साथ क्या हुआ है। जेगलटोंग बताना चालू करता है कि आपके आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर चले जाने के कुछ समय बाद ही मैंने सभी लोगों के साथ अपने कांटेक्ट को खो दिया। मैं किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उन लोगों ने अपने असली कलर को दिखा दिया और आपको धोखा दे दिया। तभी जोंगजोग उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके होंगे। जेगलटोंग कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो उनके जो पैलेस होते वो भी कब के खत्म हो चुके होते, लेकिन उनके जो पैलेस के लोग हैं वो भी अभी बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके होंगे। उन्होंने पक्का आपको धोखा ही दिया है। जोंगजोग कहता है कि क्या तुम सच में इस बात को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो कि तुम अभी भी इस चीज को ऐसे ही प्रिटेंड करने वाले हो कि जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जोंगजोग काफी ज्यादा गुस्से में जेगलटोंग से पूछता है कि जेगलटोंग क्या तुमने सच में हमें धोखा दे दिया है। जेगलटोंग हंसने लगता है और उसके बाद जोंगजोग से कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से मेरा दिल इतनी जल्दी बदल जाए। और वैसे भी स्लोटर पैलेस मास्टर जो है वो पहले ही मारा जा चुका है और सभी एल्डर्स ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। इसलिए जब तक आप ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को हरा सकते हैं तब तक चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई है। जोंगजोग सोच रहा होता है कि अब हम इतनी ज्यादा दूर आ चुके हैं कि यहाँ से पीछे हटने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर जो भी कहने की कोशिश कर रहे हो मुझे साफ साफ समझाओ कि आखिरकार तुम्हारे बातों का मतलब क्या है। जेगलटोंग बताता है कि ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है कि सिचुएशन हमेशा हमारे लिए खराब ही हो। ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर के भी हाथ अब पूरी तरह से बंद चुके हैं क्योंकि हेवनली फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, तो वो खुले में कुछ भी नहीं कर सकता है। और क्या आपको पता है कि कल लीडर की पोजीशन के कैंडिडेट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। पहले तो आपको डिमन कल से एक्नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपके पास सुप्रीम मार्शल आर्ट पीक रियलम की ताकत होनी चाहिए। जोंगजोग कहता है कि जब तुम डिमोनिक कल से मान्यता पाने की बात करते हो तो तुम्हारा मतलब होता है कि कल लीडर से तुम्हारे पास फेवर होना चाहिए या एल्डर एसोसिएशन से। जेगलटोंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। कल लीडर गायब है और सभी एल्डर्स ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। इसलिए तुम्हें अपनी ब्लैक सन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को डुएल के लिए चैलेंज करना होगा और उसे कैसे भी अरीना के अंदर लेकर आना होगा। जोंगजोग कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पे पूरी तरह से भरोसा है कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर ब्लैक सन के डुएल को एक्सेप्ट करेगा। जेगलटोंग कहता है कि हाँ मुझे इस बात पे पूरी तरह से भरोसा है कि वो तुम्हारे डुएल को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि अपने ऑनर को सबसे आगे रखता है। और जब तुम उसे पब्लिकली चैलेंज करोगे तो उसे न चाहते हुए भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और अपने ऑनर को बचाने के लिए तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम यह है कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर की घोस्ट स्क्वाड जो है वो लोगों के बीच में छुपी रहेगी, तो तुम्हें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जोंगजोग वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है मैं उसे अच्छे से याद रखूंगा। जिसके बाद वो दरवाजे के पास जाकर जेगलटोंग से कहता है, किसी ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तुम्हारे पास हजारों अपॉर्चुनिटी है चीजों को बदलने की, और यही सेम बात मैं तुम्हारे लिए भी कहना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को भूलना मत। यही बताकर जोंगजोग वहाँ से बाहर निकल आता है और एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर जोंगजोग घबराते हुए किसी से कह रहा होता है कि सीनियर हमारे पास अब कोई भी मौका नहीं है जीतने का, हम बहुत ही बुरी तरह से हार चुके हैं। तभी कोई उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि अपनी इस बकवास को बंद रखो। तभी हम देखते हैं कि ये जेगलटोंग होता है जो कि जोंगजोग से कह रहा होता है, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक तुम्हारे पास हजारों अपॉर्चुनिटी है चीजों को बदलने का, तो तुम आखिरकार इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो। इसलिए जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हम लड़ते रहेंगे। जिसे याद करते हुए जोंगजोग कहता है, सीनियर आपने जो मुझसे उस दिन जो बात कही थी मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर के अंदर मेरी जान बची हुई है। और तभी जोंगजोग वहाँ से बाहर आ जाता है और कहीं पे जाते हुए कहता है कि अब समय आ गया है कि इस पूरे डिमोनिक कल्ट के ऊपर कब्जा किया जाए। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग किसी के लिए चीयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जोंगजोग परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं, आखिरकार मैं इतने सारे लोगों के बीच से अंदर कैसे जाऊंगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक्सटरमिनेशन स्क्वाड के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद जोंगजोग आगे बढ़कर डैन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से डैन वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और जोंगजोग को
गाली देने लगता है, लेकिन जोंग्योक उसे टेलीपैथी की मदद से बताता है कि डैन ये मैं हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद भी डैन उसे पहचान नहीं पाता है, तो जोंग्योक उसे गुस्से में कहता है कि क्या मुझे तुम्हें अच्छी तरह से बताना होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। जिसे सुनते ही डैन वहाँ पर जोंग्योक को पहचान जाता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या यंग लीडर ये आप हैं। लेकिन तभी जोंग्योक उसे चुप करा देता है और आगे टेलीपैथी की मदद से उसे कहता है कि अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए चुपचाप पीछे हट जाओ ताकि किसी का भी हम पे ध्यान न जाए। जिसके लिए डैन मान जाता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले सीन में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैन जोंग्योक से पूछ रहा होता है कि यंग लीडर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपने इस तरह से मास्क क्यों पहन रखा है। लेकिन जोंग्योक उन लोगों के बात का जवाब देने के बजाय उन लोगों से सवाल करने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम बस इतने लोग ही क्यों हो। तभी डैन बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मैंने ये न्यूज सुनी कि पैलेस मास्टर और अजूरे स्क्वाड गायब हो चुकी है, इसलिए मैंने बाकी सभी लोगों को पैलेस की प्रोटेक्शन के लिए वापस भेज दिया। जोंग्योक कहता है कि हाँ मैंने भी ये न्यूज सुनी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे फादर जो है वो एक काफी ज्यादा ताकतवर पर्सन है, तो मुझे इस बात पे पूरी तरह से भरोसा है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, वो भी बिल्कुल सही सलामत। जिस बात पे डैन भी हामी भरता है और कहता है कि हाँ मुझे भी इस बात पे पूरी तरह से भरोसा है कि मेरे फादर अभी भी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है। आगे जोंग्योक उससे पूछता है लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। डैन थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि वो घर से ये कहकर भाग गई कि वो शादी नहीं करना चाहती है। जोंग्योक अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब उस शादी से है जो कि हम दोनों करने वाले थे। डैन हामी भरता है। वहीं पे जोंग्योक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि वो तुम ही लोग थे जिन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये शादी करने को कहा और अब तुम्हारी लड़की घर से भाग चुकी है, ये कितने ज्यादा रेडिकुलस है। तभी सीगोंग जोंग्योक से पूछता है कि यंग लीडर आपने नहीं बताया कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप यहाँ पर ब्लड एंड पैलेस मास्टर से फाइट करने के लिए तो नहीं आए हैं ना। जोंग्योक उसे शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम हमेशा हर चीज के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों रहते हो। मैं तुम्हें सारी बातें बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। जिसके बाद आगे जोंग्योक सभी लोगों को सारी बातें सब कुछ डिटेल में समझा देता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिन सभी चीजों का पता चल जाने के बाद सीगोंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि उन हेवनली पैलेस कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। आगे वो जोंग्योक से कहता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चलिए उन कमीनों को ढूंढ कर मौत के घाट उतार देते हैं। जिसके लिए जोंग्योक साफ साफ इनकार कर देता है और आगे उनसे बताता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ये सेंस किया है कि नहीं, लेकिन वो कमीने सभी लोगों के बीच में छुपे हुए हैं, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले हमें उनकी लोकेशन का पता लगाना होगा कि आखिरकार वो कहाँ पर छुपे हुए हैं और कितने हैं। डैन कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग आपको यानी कि यंग लीडर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप कुछ पिनिकल रियलम के मास्टर से आराम से बचकर निकल सके। जोंग्योक कहता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, जेगलडोंग ने जबकि हमें धोखा दे दिया है तो उन लोगों को भी ये बात पता चल गई होगी कि मैं हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को जानता हूँ और मैं ब्लड एंड पैलेस मास्टर से फाइट करने के बाद बड़ी आसानी से वहाँ से बचकर निकल सकता हूँ, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने ग्रेट हेवनली फेस्टिवल की शुरुआत क्यों कर दी और जेगलडोंग ऐसा क्यों चाहता है कि मैं ब्लड एंड पैलेस मास्टर के साथ अपनी ब्लैक सन की आइडेंटिटी के साथ फाइट करूं, वो भी बिलीवर्स का सपोर्ट लेते हुए। बिलीवर्स के नाम पे जोंग्योक को वहाँ पर कुछ समझ आता है, जिसके बाद वो डैन से पूछता है कि क्या ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से जोंग्योक लेक के ऊपर बिलीवर्स आ सकते हैं। डैन बताता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, जब लायन डांस स्टार्ट हो जाए तब लोग वहाँ पर आ सकते हैं। आगे डैन लायन डांस के बारे में बताता है कि लायन डांस के अंदर कुछ लोग शेर के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर डांस करते हैं। ये सुनकर जोंग्योक को वहाँ पर कुछ समझ में आता है, जिसके बाद जोंग्योक बताता है कि ऐसा ही कुछ मुझे जेगलडोंग ने पास्ट में भी कहा था। और तभी हमें उस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेगलडोंग बता रहा होता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल इस पहाड़ की तरह है, इसके ऊपर चढ़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन इस पर से उतरना ही उतना ही ज्यादा आसान। आगे जोंग्योक याद करता है कि वहाँ पर चारों तरफ मार्क्सी मार्क्स बिक रहे होते हैं, जो देखकर जोंग्योक कहता है कि वहाँ पर चारों तरफ मार्क्सी बिक रहे होते हैं जैसे कि ये ट्रेंड कर रहा हो। और ये सभी चीजें बस इसलिए हो पाया है क्योंकि ब्लैक सन अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे मार्क्स बिक रहे हैं और ब्लैक सन के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। जिन सभी चीजों को कंबाइन करने के बाद जोंग्योक को वहाँ पर कुछ समझ में आता है, जो समझ में आते ही जोंग्योक कहता है कि सीनियर अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका बिलीवर से क्या मतलब था। जो समझ में आने के बाद जोंग्योक बाकी सभी लोगों से कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके जोंग्योक लेक के ऊपर जाना होगा। जिसके लिए सभी लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और जोंग्योक के साथ जाने
लगते हैं। वहीं पे जोंगजोक जाते हुए कह रहा होता है, सीनियर मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी सारी चीजों को आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं इस चीज को रोक कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और अगले सीन में हमें लायन डांस फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर बैठे हुए चारों तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है, ब्लैक सन मैं बहुत ही देर से तुम्हारे यहाँ पर आने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक अपने आप को यहाँ पर दिखाया नहीं है। अगर तुम काफी ज्यादा लेट यहाँ पर आओगे तो चीजें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। जब तुम यहाँ पर आओगे और मैं सभी लोगों के सामने तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा तो कोई भी मेरे सामने फिर से सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर कोई आवाज आती है, जो सुनते ही वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसे एक पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि उसी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और जोंगजोक सीधे उसके सामने वाले वॉच टावर पे जाकर एक खतरनाक सी एंट्री मारता है और उससे कहता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना, लो मैं यहाँ पर आ गया। वहीं पे उसकी पावर को महसूस करते हुए ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है, ये जो इसकी बॉडी के अंदर से मुझे सेंसेशन महसूस हो रहा है वो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। इसकी जो पावर है वो भी सुप्रीम डीमन रियलम के ऊपर है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लैक सन तुम भी सुप्रीम डीमन रियलम के ऊपर होगे, लेकिन चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब मुझे तुम्हारी लाइफ को लेने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पे नीचे हम मिस येन को देखते हैं, जो कि जोंगजोक की काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। वहीं पे ये देखकर कैटगर्ल उससे कहती है, माय लेडी आपको उस इंसान की इतनी ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो इंसान अपने आप को संभाल सकता है और वैसे भी इतने भीड़ के अंदर वो हमें कहाँ ही देख पाएगा। मिस येन कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तभी कैटगर्ल आगे कहती है, मैंने सुना है कि प्लेजर पैलेस मास्टर, स्वॉर्ड आर्ट पैलेस मास्टर और पॉइजन पैलेस मास्टर ये तीनों ही हार चुके हैं, जिसकी वजह से अभी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिस येन कहती है कि हाँ मुझे भी इसके बारे में पता है, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो नंबर 2 के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर हम दोनों को लेकर क्यों आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं और यहाँ पर बैठ के रोने लगूं? नंबर 2 भी इस बारे में मना करते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिरकार मैं तुम दोनों को यहाँ पर लेकर क्यों आया हूँ, मैं तो बस पैलेस मास्टर की ऑर्डर्स को फॉलो किया हूँ। मिस येन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मुझे मेरे पॉइजन का एंटीडोट दो ताकि मैं अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाऊँ और उस इंसान को जाकर बचा पाऊँ। नंबर 2 कहता है कि तुम तो उस इंसान से कुछ दिनों पहले ही मिली हो और तुम उस इंसान के लिए वहाँ पर जाना चाहती हो, और वैसे भी उस इंसान की कंडीशन अभी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो तुम्हारे लिए भी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दो। मिस येन चिल्लाते हुए कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मैं उससे कब मिली हूँ, लेकिन वो इंसान मेरा बॉडीगार्ड है और मैं उसे यहाँ पर ऐसे ही मरने नहीं दे सकती हूँ। नंबर 2 अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम ये बात किससे कह रही हो, मैं स्लोटर पैलेस चाहता हूँ जिसे उस कमीने ने खत्म कर दिया था, और मैं स्लोटर पैलेस का सेकंड इन कमांड हूँ और तुम मुझसे ही चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ उस कमीने को बचाने में। क्या तुम पागल हो चुकी हो? जिसे सुनकर मिस येन उसे माफी मांगकर आगे की तरफ देखने लगती है और जोंगजोक के लिए प्रार्थना करने लगती है। वहीं पे उसे देखते हुए नंबर 2 सोच रहा होता है, आखिरकार ये किस तरह की लड़की है, मैं बिल्कुल भी इसे समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर हिम्मत बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा है। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और साथ ही में यहाँ की जो डिमोनिक एनर्जी है वो मुझे एक अजीब सा ही फीलिंग दे रहा है, और पता नहीं क्यों पैलेस मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए जोंगजोक से कह रहा होता है कि क्या तुम ही ब्लैक सन हो? जिसका जवाब जोंगजोक हाँ में देता है। तब भी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर आगे जोंगजोक से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस बेकार सी लाइफ को इतनी जल्दी बिल्कुल भी खत्म नहीं करूंगा। मैं सीक्रेट फायर पैलेस के रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रहने दूंगा, जिन्होंने इस इवेंट को क्रिएट किया और मुझे तुमसे मिलवाया। जैसे ही ये लायन डांस खत्म हो जाता है मैं तुम्हें तुरंत ही मौत के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी इस बेकार सी जिंदगी से तुम्हें छुटकारा दिलवा दूंगा। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई जोंगजोक से कह रहा होता है कि तुम इस प्लान के बारे में पूरी तरह से श्योर तो हो ना? जोंगजोक कहता है कि हाँ मैं इस प्लान को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि तुम हेवेनली डीमन जिनसिंग हो, जिसकी बॉडी को हेवेनली फ्लेम्स के साथ मर्ज किया गया है, और तुम्हारी ये बॉडी के अंदर हेवेनली फ्लेम्स का ऑरा है, और यही कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल मेरे ही प्रेजेंस की तरह महसूस होती है। जोंगजोक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हेवेनली पैलेस वालों ने 5 पैलेस मास्टर्स को टारगेट किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों टारगेट नहीं किया? जोंगजोक बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हेवेनली पैलेस को यह अंदेशा हो
हो गया था कि अगर पांचों पैलेस एक साथ मर्ज हो जाती है तो वो अपने प्लान को बिल्कुल भी स्मूथली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पैलेस मास्टर की जो ताकत थी वो हेवेली सुप्रीम डीमन रियलम के ऊपर पहुंच चुकी थी, और अगर उन लोगों की पावर एक बार कंबाइन हो जाती तो ये उन लोगों के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता था। इसलिए उन लोगों ने पहले पांचों पैलेस मास्टर को अपने रास्ते से हटाया। और रही बात तुम्हारी, तो हेवेली पैलेस को ऐसा लगता है कि तुम बस मेरे एक नॉर्मल सबॉर्डिनेट हो जो कि मेरे लिए काम करते हो, लेकिन अभी तक हेवेली पैलेस को तुम्हारी पावर और तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, वरना उन लोगों ने ऑलरेडी तुम्हें टारगेट कर दिया होता। लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए अच्छा है कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। इसलिए तुम मेरी जगह ब्लैक सन बन सकते हो, और जब तक किसी को भी इसके बारे में पता चलेगा हम अपने काम को कर चुके होंगे। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही टाइगर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे सभी लोग उस फाइट को देख रहे होते हैं और सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि ब्लैक टाइगर ने अपने फिर से एक और ओपोनेंट को हरा दिया, और ये लगातार उसकी तीसरी जीत थी। और तभी हमें उस ब्लैक टाइगर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगजोक और डैन होते हैं। वहीं पे डैन जोंगजोक से कह रहा होता है कि यंग लीडर, क्या सच में हमें ये सब करना जरूरी है? हमें ये सब करने के बजाय सिर्फ उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर हमें शक हो रहा है, और उन्हें पकड़कर अच्छी तरह से उनसे पूछताछ करनी चाहिए। जोंगजोक कहता है कि नहीं, हम इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना सभी लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा और हमें काफी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। हमें यहाँ पर अपने आप को रोक कर रखना होगा जब तक वो लोग यहाँ पर अपने आप को दिखा नहीं देते हैं। जोंगजोक अपनी बात को खत्म करता उससे पहले उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर जोंगजोक हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ की जो डिमोनिक एनर्जी है वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। तो उन लोगों ने यहाँ पर अपने आप को दिखाने का तय कर ही लिया, जिसके बाद वो डैन से कहता है उन लोगों ने अपने प्लान को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। डैन कहता है कि ठीक है यंग लीडर। जिसे सुनकर जोंगजोक जैसे ही कुछ करने जा रहा होता है तभी उसका ध्यान कहीं पर जाता है जहाँ पर वो किसी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि जोंगजोक ने वहाँ पर मिस येन को देख लिया होता है, जिसे देखकर जोंगजोक वहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और वहीं पे मिस येन जो होती है वो लगातार उस डुप्लीकेट ब्लैक सन की तरफ ही देखे जा रही होती है और उसके बारे में चिंता कर रही होती है। उसे वहाँ पर देखकर जोंगजोक सरप्राइज होते हुए कहता है ये तो येन है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ हम येन का सीन देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर आने से पहले अपने पीछे अपने पैरों की निशान छोड़ती हुई आई हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वॉर्ड पिलर पैलेस इन निशानों के जरिए जल्दी ही मेरा पता लगा लेगा, और तब तक मुझे जितना हो सके अपने अंदर के पॉइजन से फाइट करता रहना होगा जो कि मेरे इंटरनल एनर्जी को सप्रेस करके रखा है। और साथ ही में मेरी विस्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ की सारी जानकारी ब्लैक सन तक भी पहुँचानी होगी। तभी कैटगर्ल काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है कि अरे वाह, वहाँ पर देखो ब्लैक लायन ने तो रेड लायन को भी हरा दिया। येन कहती है कि वहाँ पर ब्लैक सन इतनी बड़ी मुसीबत में है और तुम्हें वहाँ पर लायन की पड़ी हुई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक लायन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये लायन हमारे इतने ज्यादा करीब क्यों आ रहा है? उनकी आवाज को सुनकर जैसे ही नंबर 2 अपने आगे देखता है तो वो देखता है कि वो जो ब्लैक लायन होता है वो उन दोनों को ही अपने मुंह के अंदर भर लेता है, जो देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी से सभी को हटाते हुए उन्हें बचाने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से नंबर 2 आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, और वो जो ब्लैक टाइगर होता है वो लगातार उसे दूर जाता जा रहा होता है, जो देखकर नंबर 2 कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी लापरवाही की वजह से मैं उन दोनों को यहाँ पर इस तरह से खो दूंगा। लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है उसका पीछा करने के लिए, क्योंकि वो जो ब्लैक टाइगर है वो अब मेरी पहुंच से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ब्लैक टाइगर उन दोनों को मारना चाहता है, क्योंकि अगर वो ब्लैक टाइगर उन दोनों को मारना चाह रहा होता है तो वो बिल्कुल भी रिस्क लेकर उन्हें किडनैप करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अभी इन बातों का टाइम नहीं है, मुझे ये छोड़कर पहले उन दोनों का पता लगाना होगा। यही कहकर नंबर 2 वहाँ पर सीटी बजाकर अपने लोगों को सिग्नल देता है और यहीं पे जल्दी से उनका पीछा करने लगता है। आगे मिस येन वहाँ पर सीगोंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझे माफ करना कि मैंने पिछले एपिसोड में इसे डैन कह दिया था, लेकिन ये सीगोंग है। वहीं पे सीगोंग येन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तभी मिस योंग का ध्यान जोंगजोक के ऊपर भी जाता है, जिसे देखकर वो उससे भी पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन जब जोंगजोक उसे कोई भी जवाब नहीं देता है तो वो उसे पकड़कर सामने की तरफ करने लगती है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। लेकिन जोंगजोक मिस येन से कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पर कुछ घुसपैठिए आ गए हैं जिसकी वजह से ये जो जगह है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा।
आगे जोंगयोक सीगोंग को उन दोनों को यहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन मिसियन साफ साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और न ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहीं पे सीगोंग सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे किसकी बात माननी चाहिए। तभी वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं पे जोंगयोक उसे कह रहा होता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जोंगयोक की बात मानने को तैयार नहीं होती है। वहीं पे वो लोग लगातार ऐसी झगड़ा कर ही रहे होते हैं, जो देखकर सीगोंग सोच रहा होता है मैंने किसी से तो सुना था कि जब दो लवर्स आपस में फाइट कर रहे हो तो कभी भी हमें उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर एक गोल्डन कलर का लायन एक लैंप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर सीगोंग सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सभी लायंस मिलकर उस गोल्डन लायन की मदद कर रहे हैं ताकि वो उस लैंप तक पहुँच सके। जिन्हें देखते ही जोंगयोक वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये लोग वही है। मुझे काफी ज्यादा लंबे समय से यहाँ पर कुछ अजीब सी डिमोनिक एनर्जी का एहसास हो रहा था, इन्हीं लोगों के अंदर से मुझे वो डिमोनिक एनर्जी का एहसास हो रहा था, ये लोग वही है। लेकिन आखिरकार वो लोग उस लैंप को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तभी जोंगयोक को वहाँ पर कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो कहता है कि 1 मिनट रुको, पक्का उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि उन लोगों को चाहिए। आगे जोंगयोक मिसियन और कैटगल के पीठ के ऊपर हाथ रखता है, जो देखकर मिसियन चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन जोंगयोक बिना उनकी कोई बात का जवाब दिए वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है, जो कि उनकी इंटरनल एनर्जी को सप्रेस करे रखा होता है, उसे खत्म करने लगता है। आगे वो उन दोनों से कहता है कि भले ही तुम्हारे अंदर का जो पॉइजन है, जो कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को सप्रेस कर रखा है, मैं उसे खत्म ही क्यों ना कर दूं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को थोड़ा समय लगेगा फिर से स्टेबल होने में। इसलिए मैं जैसे ही तुम लोगों को यहाँ से बाहर भेजूं, जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित जगह ढूंढ कर वहाँ पर चले जाना। वहीं पे ये देखते हुए मिसियन सोच रही होती है, ये तो इंटरनल हीलिंग टेक्निक है, यहाँ तक कि मेरे फादर अभी इस टेक्निक को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये इतनी ज्यादा आसानी से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है, आखिरकार ये है कौन? आगे जोंगयोक उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को खतरे के अंदर नहीं डालना चाहता था, लेकिन देखकर लगता है कि ये ऑलरेडी ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वहीं पे उसकी आवाज को सुनकर मिसियन सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों मुझे इसकी आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। आगे जोंगयोक एक लंबी सी सांस भरता है और उन तीनों को ही अपने लायन के अंदर से बाहर धकेल देता है और जाने से पहले उन लोगों से आखिरी बार माफी मांगता है और फिर काफी तेजी से लोगों के बीच से होते हुए उस गोल्डन लायन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर बेस्यो कहता है कि वो हमेशा अपनी मन मर्जी का ही करता है। वहीं पे हम मिसियन को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार उसने जाने से पहले किस चीज के लिए सॉरी कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंसान? और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ उन सभी लायंस को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तेजी से उस लैंप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे जोंगयोक भी काफी ज्यादा तेजी से लोगों के बीच से होते हुए गोल्डन लायन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे लोग जो होते हैं वो ब्लैक लायन को हवा में उड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी जोंगयोक वहाँ पर अपनी हेवेली डीमन 10 मार्शल आर्ट सीरीज 6 की सीक्रेट टेक्निक किक ऑफ द विंग ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोंगयोक के पैरों के अंदर एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जोंगयोक एक बंदे को किक मारकर ऊपर से नीचे गिरा देता है और उसके स्पॉट को हासिल कर लेता है और काफी ज्यादा तेजी से फिर से गोल्डन लायन का पीछा करने लगता है, जो देखकर बाकी सभी लायंस काफी ज्यादा तेजी से जोंगयोक को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज करना होगा और गोल्डन लाइन तक पहुंचना होगा, वरना वो लैंप तक पहुंच जाएगा। यही सोचकर जोंगयोक अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है और वहीं पे कह रहा होता है कि वो खुले में ही इस तरह से उस लैंप को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब तो यह है कि उस लैंप के अंदर कुछ ऐसा है जो कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तभी हम नीचे की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाकी सभी लायंस मिलकर एक और सीढ़ी को ले आते हैं और उसे जोंगयोक के बगल में लगाकर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। वहीं पे वो सभी लायंस अब अपने वेपन का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो अपने पास से वेपन्स निकालकर जोंगयोक के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर जोंगयोक के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि क्या अब तुम खुले में वेपन्स का भी इस्तेमाल करोगे? अगर तुम यहाँ पर वेपन्स का इस्तेमाल करोगे तो मैं भी तुम लोगों के ऊपर आसान नहीं जाऊंगा। और तभी जोंगयोक वहाँ पर अपनी 6 किक इनलाइटमेंट टेक्निक के टेम्पेस्ट किक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों ही जोंगयोक के अटैक को हैंडल कर लेते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं, जिसके बाद वो अपने वेपन से जोंगयोक के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर जोंगयोक अपनी वहाँ पर सबसे नई टेक्निक आवर ऑफ द मोर्टालिटी का इस्तेमाल करता है। उसके ऐसा करते ही उसकी जो आंखें होती है वो चमकने लगती है और जोंगयोक के उनके मूव्स के फ्लोस दिखने लगते हैं, यानी कि कमी दिखने लगती है और जोंगयोक काफी ज्यादा तेज मूवमेंट से उनके अटैक से डॉज करते हुए वहाँ पर अपने फ्यूरियस किक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हमें थोड़ी ही दूरी पे बेनिया को दिखाया जाता
है जो कि खिड़की पे खड़ा होकर इन सभी तमाशों को होते हुए देख रहा होता है, जो कि उस ब्लैक टाइगर यानी कि जोंगजोक को आवर ऑफ द मोर्टेलिटी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मन के अंदर कह रहा होता है, आवर ऑफ द मोर्टेलिटी आर्ट एक टाइमलेस मार्शल आर्ट है जो कि आपको अलाउ करती है किसी भी टेक्निक को अपनी इंटरनल एनर्जी के अनुसार इस्तेमाल करने का। लेकिन आखिरकार वो ब्लैक टाइगर कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है जबकि ब्लैक सन यानी कि यंग लीडर अभी भी स्टिल अपनी पोजीशन के अंदर खड़ा है। आवर ऑफ द मोर्टेलिटी आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो कि बिना हेवनली डिमन डिवाइन आर्ट के इस्तेमाल ही की नहीं जा सकती है, इसलिए मैंने यंग लीडर को वो टेक्निक गिफ्ट की थी। और अब जबकि वो ब्लैक टाइगर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है और ब्लैक सन जो है वो अभी भी वॉच टावर के ऊपर ही खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही पर्सन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ब्लैक सन जो है वो यंग लीडर नहीं है। यही कहकर वो पीछे मुड़ जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि यंग लीडर तुम ऐसे चलते हुए शो को बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते हो, तुम्हें आज ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर के साथ फाइट करना ही होगा और तुम दोनों को आज यहीं पर मरना होगा क्योंकि तुमने आज पूरे के पूरे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर रख दिया है। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें बूचर डिमन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके बगल से बेनिया कहीं पर जाता है, जो देखकर बूचर डिमन हंसते हुए बेनिया से कहता है कि क्या बात है, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो? जिसे सुनकर वो पीछे मुड़ता है और काफी ज्यादा गुस्से में बूचर डिमन से कहता है कि बूचर डिमन क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी है मुझसे सवाल पूछने के लिए? उसे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर बूचर डिमन की हालत खराब हो जाती है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मुझे लगा नहीं था कि आप नाराज हो जाएंगे। बेनिया वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें अपने काम से ही काम रखना चाहिए और ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए जो कि ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका है। अगर तुम फिर से फेल होते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि आखिरकार परिणाम क्या हो सकते हैं। यही बताकर बेनिया वहाँ से चला जाता है, जिसके वहाँ से चले जाने के बाद बूचर डिमन कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि चीजें प्लान के अनुसार नहीं जा रही है, इसलिए थर्ड डल इतना ज्यादा अपसेट है। जिसके बाद वो अपने पीछे किसी से कहता है लेकिन मुझे तो बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है और तुम लोगों का ध्यान रखना है।